हेलो क्लास। तो हम लोग बात कर रहे थे स्टीम इन्हेलेशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था स्टीम इन्हेलेशन क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कैसे इसमें कौन सा मैंने बताया था एक हाइड्रोथेरेपी टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं वार्म या फिर मॉइस्ट वाटर वेपर यूज किया जाता है, इनहेल करने का किया जाता है। ठीक है, मेनली इसका यूज जो स्टीम इन्हेलेशन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कंजेशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात किए थे, प्रिंसिपल बताए थे कि किस पे बेस्ड होता है, तो मेनली हीट एंड मॉइस्चर के बेसिस बेस्ड होता है। ठीक है, तो वार्म मॉइस्चर इसमें यूज करते हैं, जो क्या करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हाइड्रेट करने का काम करता है। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो म्यूकस का एकोमोलेशन हो जाता है उसको ये सॉफ्ट करने का काम करता है। जब वहाँ पे हाइड्रेट हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो वहाँ पे जो म्यूकस होगा वो सॉफ्ट होगा और उसको उसका जो एक्सपेल आउट करने में वहाँ पे कह सकते हैं क्लियर नेजल क्लियरेंस करने में या एक्सपेल आउट करने में आसानी होगी, जिससे वहाँ पे टेम्परेली रिलीफ मिलेगा और वहाँ पे इरिटेशन भी रिड्यूस होगा। तो मेनली इसका प्रिंसिपल यही होता है, ये क्या करता है ह्यूमिडिफिकेशन करने का काम करता है। ठीक है, ना कि हीटिंग करने का काम। ठीक है, तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य जिनको कहते हैं क्या क्या होता है, तो मैंने बताया था ये क्या करता है। सबसे पहले ह्यूमिडिफाई करने का काम करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का म्यूकस को थिक करने का काम, थिक म्यूकस को सॉफ्ट करने का काम करता है। इसके अलावा वहाँ पे जो ब्लॉकेज होंगे उनको रिड्यूस करेगा, सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, रिलैक्सेशन और कंफर्ट जिससे फील होगा। ठीक है, और टेम्परेली क्या करेगा हमारा जो वहाँ पे सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसमें भी रिलीफ प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बेसिस पे इसको बताया था अगर ड्राई म्यूकोसा होगा तो थिक सिक्रीशन जिसकी वजह से वहाँ पे उसको क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो म्यूकोसिलरी सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से वहाँ पे ये क्या करता है स्टीम इन्हेलेशन म्यूकोसा को म्यूकोसा को वहाँ पे मॉइस्ट करेगा, जिसकी वजह से सॉफ्ट सिक्रीशन होगा और वहाँ पे इजीली से उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किए थे कि इसका इफेक्ट क्या होता है हीट का, तो ये क्या करता है लोकल वेसोडाइलेशन काज करता है। इसके अलावा ये क्या करेगा वहाँ पे जो टिश्यूज़ रहते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करता है। ठीक है, और सुपरफिशियल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, टिश्यू को रिलैक्स करेगा, जिससे वहाँ पे एक सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा और वहाँ पे जो इरिटेशन होगा वो रिड्यूस होगा। ठीक, तो एक्सेसिव हीट वहाँ पे हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। तो अब इसका बाद में बात हुई थी इफेक्ट ऑन मॉइस्चर। मॉइस्चर का क्या क्या इफेक्ट रहता है, तो वही हाइड्रेट करेगा म्यूकोसा को, सॉफ्ट करेगा और जो वहाँ पे थिक म्यूकस सिक्रीशन होता है उसको सॉफ्ट करता है। इसके अलावा वहाँ पे जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है उसको फैसिलिटेट करता है, क्योंकि अगर जो म्यूकोसिलरी होती हैं उनका फंक्शन इनहिबिट होता है। ठीक है, थिक म्यूकस होने के कारण। तो क्या होगा जब म्यूकस वहाँ पे सॉफ्ट होगा तो उसको एक्सपेल आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस भी फैसिलिटेट होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी। इसके अलावा बात किए थे कौन कौन से सिस्टम होते हैं, इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने बताया था जैसे नेजल कैविटी हो गई, थ्रोट हो गई, उसको मॉइस्चराइज करने का काम करेगा और वहाँ पे जो इरिटेशन हो रहा है या ड्राई थिकनेस है उसको रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो ब्रोंकियल सिक्रीशन होता है उसको ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम पे बताए थे ये क्या करता है सुपरफिशियल वेसोडाइलेशन खास करता है, जिससे ब्लड वेसल्स जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा और वहाँ पे रिलैक्सेशन फील होगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे क्या करता था ये जो मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता था ये क्या करता था हमारे जो वहाँ पे रिलैक्सेशन को प्रमोट करता था। ठीक है, रिलैक्सेशन को प्रमोट करता था और वहाँ पे जो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था उसको रिड्यूस करेगा, रेस्पिरेटरी इरिटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा म्यूकोसिलरी क्लियरेंस पे बताया था ये क्या करेगा वहाँ पे जो म्यूकस का क्लियरेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वहाँ पे जो
म्यूकस, थिक म्यूकस हो गया है उसको, जिसके कारण वहाँ पे क्या रहता था, जो इम्पेयर्ड सिलियरी मूवमेंट हो जाता था, जो सीलिया रहती थी उनका मूवमेंट प्रॉपर वो मूवमेंट नहीं कर पाती थी थिक म्यूकस के कारण, जिसके कारण वहाँ पे जो सिक्रीशन होता था वो क्लियर नहीं हो पाता था। ठीक है, तो जो स्टीम इनहेलेशन देने से क्या होगा, वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन होगा, क्योंकि मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में वहाँ रहता था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो म्यूकस है म्यूकस सॉफ्ट होता था और वहाँ पे जो मूवमेंट होता था आसान हो जाता था, जिससे इजीली क्लियर आउट हो जाता था म्यूकस, क्योंकि म्यूकस जब सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको क्लियर आउट, जो म्यूकोसिलरी क्लियरेंस की मैकेनिज्म होगी वो वहाँ पे आसानी से हो जाएगी। ठीक, अब इसका कहाँ कहाँ पे यूज करते थे, तो मैंने बताया था कि अगर किसी के नाजल कंजेशन है या कॉमन कोल्ड की कंडीशन है, ड्राइनेस है अगर नेजल कैविटी में, थ्रोट में या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, इसके अलावा नेजल सिक्रीशन थिक हो गया है या फिर इरिटेशन हो रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, या फिर साइनस कंजेशन हो गया, ठीक, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता था। और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसमें कंट्राइंडिकेटेड था, मतलब उस कंडीशन में हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो वहाँ पे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस काज होने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो सबसे पहले जो चिल्ड्रन थी, चिल्ड्रन में इसको यूज़ नहीं करेंगे, अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, और इम्पेयर्ड सेंसेशन जिनके होता था, ऐसे पेशेंट जिनमें इम्पेयर्ड सेंसेशन है, ठीक है, तो इसमें इसलिए यूज़ नहीं करते थे। मान लिया चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में क्या होता था, वहाँ पे जो स्किन होती थी वो सॉफ्ट होती थी। दूसरी अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता था, उसको पता नहीं चलता था कि जो टेम्परेचर है, स्टीम इनहेलेशन है, उसका टेम्परेचर कितना है, तो इस कारण से वहाँ पे बर्न की कंडीशन डेवलप हो सकती थी या फिर थर्मल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते थे, इसलिए नहीं यूज़ करते थे। ठीक है, या फिर पेशेंट डेवलप फ्रोजन ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी इन ह्यूमिड एयर, तो वहाँ पे ऐसे पेशेंट जिनके अंदर वहाँ पे ह्यूमिड की कंडीशन, मतलब वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस, या फिर जो ह्यूमिड एयर थी उससे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती थी, डिफ़िकल्टी होती थी ब्रीदिंग करने में, तो ये ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, अप्लाई नहीं करते थे। ठीक, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हार्ड स्टीम भी नहीं यूज की जाती थी, क्योंकि वहाँ पे बर्न की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते थे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी, तो सबसे पहले स्टीम इनहेलेशन डिवाइस या फिर जो वेपराइजर होता था उसका यूज़ करते थे। ठीक, इसके अलावा क्लीन वाटर लेते थे, स्टेराइल वाटर कह सकते हैं, टॉवेल, कंफर्टेबल चेयर, क्लीन कंटेनर और जो अप्रोप्रिएट स्टीम डिवाइसेस। ठीक है, तो ये डिवाइसेस बनी हुई इन्हीं का यूज़ करते थे। स्टीम इनहेलर हो गया, लार्ज बाउल हो गया, हॉट वाटर हो गया, ठीक है, इसके अलावा टॉवेल, चेयर, टेबल, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि वहाँ पे टाइम देखते थे कितने ड्यूरेशन के लिए हम वहाँ पे दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यूज करते थे। लेकिन करंट टाइम में क्या आ गया है, कमर्शियल स्टीम इनहेलर आ गया है जो कि ज़्यादा वहाँ पे सूटेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं स्पेल आउट होने के, वाटर स्पिलिंग के चांसेस कम रहते हैं, और वहाँ पे कह सकते हैं इंजरी होने के भी चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, अब जो प्रोसीजर करते थे, सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन में एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को प्रोसीजर, जिससे क्या हो वो कोऑपरेट कर सके और उसको पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो। फिर उसको वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में बिठाएंगे, और जहाँ पे प्रोसीजर कर रहे होंगे वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक है, और जो स्टीम हम यूज कर रहे हैं ये इंश्योर करना चाहिए कि जो वहाँ पे जो हम वार्म ले रहे हैं वो कंफर्टेबल वार्म होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो इक्विपमेंट है वो भी स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बहुत सारी पेशेंट प्रिपरेशन में चीज़ें क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएंगे। इसके बाद जो स्टीम होगी उसको प्रिपेयर करते हैं क्लीन वाटर लेके, फिर उसको क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन डिवाइस में उसको फिल करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, इनहेलेशन के लिए जब वेपोराइज वहाँ पे वेपर्स निकलने लगेंगी तो पेशेंट को क्या करेंगे, इनहेल करने के लिए वहाँ पे नोज और माउथ के थ्रू इनहेल करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग वहाँ पे कैसी होनी चाहिए, स्लो, नेचुरल और कंफर्टेबल ब्रीदिंग वहाँ पे होनी चाहिए।
ठीक है। प्रोसीजर को क्या करते हैं हम 5 से 10 मिनट के लिए कॉमनली यूज किया जाता है, शार्ट ड्यूरेशन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी पेशेंट की टॉलरेंस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी देर वहाँ पे टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ध्यान देंगे। इसके अलावा जो प्रोसीजर का फिर उसके बाद जब हम प्रोसीजर कर रहे होते हैं तब क्या करेंगे, वहाँ पे पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा तो एक्सेसिव हीट तो नहीं हो गई है जिसके कारण पेशेंट को डिजीनेस या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, कफिंग जैसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को वहाँ पे हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ठीक है। और फिर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे आप पेशेंट को वहाँ पे जो पेशेंट होगा उसको कंफर्टेबल या फिर जेंटली कह सकते हैं क्लियर करेंगे और वहाँ पे नेजल सिक्रेशन को क्लियर आउट करने के लिए उसे बोलेंगे, ठीक। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान रखनी चाहिए, तो सबसे पहले जो बॉइलिंग वाटर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, और जो फेस होगा पेशेंट का वो बहुत ज़्यादा स्टीम सोर्स के क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बर्न की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो हॉट वाटर कंटेनर है वो भी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्पिल आउट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस रहेंगे, चिल्ड्रंस को वहाँ पे दूर रखना चाहिए। अगर चिल्ड्रंस को हम स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, स्टीम इनहेलेशन दे रहे होंगे तो वहाँ पे हम पेशेंट को क्या करेंगे, और जो चिल्ड्रन होगा चिल्ड्रन को कभी भी अकेली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर वो चांसेस हो जाएंगे बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट को अगर उसने टच कर लिया तो उसकी वजह से बर्न हो सकता है उसके, ठीक है, थर्मल इंजरी हो सकती है। इसके अलावा इक्विपमेंट को क्लीन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है जो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको क्लीन आउट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस ध्यान रखेंगे। इसके बाद एडवांटेज की बात करें, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो ये सिंपल टेक्निक्स होती है, ज़्यादा इसमें एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, और यहाँ पे ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो थिक म्यूकस होगा वो सॉफ्ट होगा और वहाँ पेशेंट को टेम्परेरी कंजेशन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। इसके बाद डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, सिम्टम्स यहाँ पे पेशेंट को टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, ना कि वहाँ पे कम्प्लीटली रिलीफ मिलेगा, ठीक है। टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा केवल सिम्टम्स में, बाकी उसका मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे बैक्टीरियल या कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, केवल यहाँ पे क्या करेगा, सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। इसके अलावा एक्सेसिव हीट वहाँ पे अगर होगा उसकी वजह से बर्न के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्फेक्शन के केसेस में वहाँ पे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इक्विपमेंट को हम प्रॉपर वहाँ पे रखेंगे, अगर इम्प्रॉपर हुआ तो वहाँ पे स्कैल्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे कह सकते हैं ये हर एक रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ठीक है। केवल कंजेशन की कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में बताया था कि जो इम्प्रॉपर वहाँ पे इन्हेलेशन लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे थर्मल बर्न के चांसेस रहेंगे। थर्मल वेरी हॉट स्टीम कैन बर्न द फेस, नोज, माउथ, रेस्पिरेटरी टिश्यू। तो थर्मल बर्न तब हो सकता है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा स्टीम के कांटेक्ट, हॉट स्टीम के कांटेक्ट में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहे, तब क्या होगा, वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो सेंसिटिव टिश्यूज रहते हैं उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो फेस है, नोज है, माउथ है, अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे बर्न के चांसेस, वहाँ पे थर्मल बर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे पेशेंट जिनमें क्या हो, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन या फिर कह सकते हैं ना पता चलता हो, ठीक, बर्निंग सेंसेशन ना फील होता हो, तो वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग चांसेस रहते हैं, जहाँ पे होने के चांसेस क्या होंगे, वहाँ पे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट होता है स्कैल्डिंग की कंडीशन। तो स्कैल्डिंग की कंडीशन मैंने बताया था क्या होगा, वहाँ पे जो हॉट वाटर रहता है ये अगर स्पिल आउट होता है तब अगर उसके कांटेक्ट में आएंगे तब वहाँ पे स्कैल्डिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हॉट वाटर जो अब ये कंडीशन कब होती है, जब जो हमारा हॉट वाटर कंटेनर है वो अनस्टेबल हो, प्रॉपर वहाँ पे ना हो, तो वहाँ पे वाटर स्पिल आउट हो जाएगा और वहाँ पे बर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में रहता है। तीसरा हो गया एयरवे इरिटेशन। तो स्टीम का मेनली पर्पज़ क्या रहता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा है उसको ह्यूमिडिफाई करना और वहाँ पे सूदिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना। लेकिन वहाँ पे अगर स्टीम एक्सेसिवली हॉट हो गई तो उस कंडीशन में वहाँ पे इसका अपोजिट इफेक्ट पड़ सकता है कि वहाँ पे जो बर्न के चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हार्ड वेपर होगा और बर्न के चांसेस बढ़ेंगे और वहाँ पे इरिटेशन काज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजीनेस की कंडीशन। तो डिजीनेस में क्या होता है, कुछ ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स रहते हैं जिनमें एक्सेसिव हीट अगर हम एक्सपोजर देंगे तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पे डिजीनेस या फिर लाइट हेडनेस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो हीट एक्सपोजर से क्या होगा, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स डायलेट हो सकती हैं, जिससे जो इंडिविजुअल में वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी टेम्परेली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन रहेगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हीट एक्सपोजर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पेशेंट को डिजीनेस डेवलप हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो हम स्टीम इनहेलेशन दे रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे हैं, उसको हम स्टॉप करेंगे और वहाँ पे पेशेंट को सेफली रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पे जो और उसको फ्रेश है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, जिससे जो पेशेंट की कंडीशन हो वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और पेशेंट को तुरंत वहाँ पे कह सकेंगे खड़े होने के लिए या वॉक करने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, कि जो स्टीम इनहेलेशन है वो कैसे वर्क करती है। ठीक, तो मेनली मैंने बताया भी था, जो स्टीम इनहेलेशन है उसका थेरेप्यूटिक मैकेनिज्म मेनली क्या है कि जो वार्म प्लस ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, इन दोनों पे बेस्ड रहती है कि जो स्टीम हम यूज करते हैं वो कैसे रहेगी, हॉट रहेगी। और इसके अलावा ये क्या करता है, वहाँ पे वेपर फॉर्म में होती है तो ये ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट यही इसका है कि जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है उसको मॉइस्चर देना, और वहाँ पे जो थिक म्यूकस होता है उसको वहाँ पे उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करना, लेस विस्कस करना उसको, जिससे क्या हो उसको इजीली क्लियर आउट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, वार्म मॉइस्ट वेपर। तो वार्म मॉइस्ट वेपर क्या करती है, वहाँ पे जो स्टीम इनहेलेशन होगा उसमें जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को मॉइस्ट वार्म वाटर वेपर इनहेल करने के लिए बोला जाता है। अब वेपर मेनली क्या करेगी, जो हमारे नोज है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ऊपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ की जो म्यूकोसल सरफेस होती है उसके कांटेक्ट में आएगी, और फिर ये वार्म क्या करेगी, जो सूदिंग सेंसेशन होती है वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होगी उसको हाइड्रेट करेगी, तो इसकी वजह से हाइड्रेट करेगी जो, तो इसकी वजह से जो वहाँ पे म्यूकस होगा वो वहाँ पे डायलेट होगा। हाइड्रेट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मैंने बताया क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा को वहाँ पे हाइड्रेट करेगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूकोसा बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, सिक्रीशन थिक और स्टिकी हो जाता है, तो ये क्या करता है, वहाँ पे ह्यूमिडिफाई करने में हेल्प करता है। और जब ह्यूमिडिफाई हो जाएगा तो जो नाजल थ्रोट डिस्कम्फर्ट होगा वो टेम्परेरी रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूसेस म्यूकस एंड म्यूकस विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो म्यूकस है, म्यूकस की जो म्यूकस में जो लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो वहाँ पे रेजिस्टेंट या फिर थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होगा वहाँ पे, अब जब थिकनेस बढ़ जाएगी तो वहाँ पे मूवमेंट करने में उसका मूवमेंट, जो सीलिया वहाँ प्रेजेंट रहती है वो भी प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाएंगी और वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे क्या करेगा, उसको जो विस्कोसिटी होती है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या करेगा, उसको म्यूकस को हाइड्रेट करेगा और वहाँ पे उसको सॉफ्ट और लेस विस्कस बनाने में हेल्प करता है। अब जब लेस विस्कस हो जाएगा तो उसको सिक्रीशन का जो मूवमेंट होगा वो भी आसान हो जाएगा पहले के अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड म्यूकोसिलरी क्लियरेंस। अब म्यूकोसिलरी क्लियरेंस मैंने मेनली बताया क्या था, जो रेस्पिरेटरी की सीलिया होती हैं वो जो म्यूकस होता है उसको फेरिंग्स की तरफ वहाँ पे
एक्सपेल आउट करती है, मूवमेंट उसका करती हैं। तो जब म्यूकस वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली थिक हो जाता है तो सिलियरी ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सिलिया का जो मूवमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो म्यूकस वहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वहाँ पे हम स्टीम इनहेलेशन देंगे म्यूकस सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो सॉफ्ट कैसे होगा, क्योंकि वो हाइड्रेट होगा, जिसके कारण वहाँ पे तो म्यूकोसिलरी सिस्टम होगा वो आसान हो जाएगा उसको एक्सपेल आउट करने में। इजीली रिमूवल ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। अब जब वहाँ पे म्यूकस लेस थिक हो गया है, वहाँ पे थिकनेस उसकी रिड्यूस हो गई है और वहाँ पे उसका मूवमेंट आसान हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिमूव करना भी कंपैरेटिवली वहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे दो नेचुरल मैकेनिज्म काम करते हैं। तो पहली कौन सी करती है, म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट। मैंने बताया सीलिया होंगी वो म्यूकस को फेरिंग्स की तरफ मूव करेंगी। दूसरा क्या रहती है, कफिंग मैकेनिज्म होती है, एक्सपेक्टोरेशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट जो लूज सिक्रीशन होता है उसको कफ के थ्रू वहाँ जो कफ रिफ्लेक्सेज होते हैं उनके वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एक्टिवेट होंगे, वो क्या करेंगे, सिक्रीशन को कफ के थ्रू वहाँ पे एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पे जो सिक्रीशन होगा वो क्लियर आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस सेंसेशन ऑफ कंजेशन एंड इरिटेशन। अब जब वहाँ पे थिक या फिर जो म्यूकस था वो हाइड्रेट हो गया, वो एक्सपेल आउट हो गया, तो वहाँ पे ड्राइनेस, इरिटेशन या जो ब्लॉकेज ब्लॉक सिक्रेशन था वो भी क्या हो जाता है, वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और वो पेशेंट को वहाँ पे टेम्परेली रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो ये सिम्टोमेटिक मेनली बताया ये क्या रहता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है, कम्प्लीटली रिलीफ वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस कंडीशन में वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव सब्जेक्टिव रेस्पिरेटरी कंफर्ट। अब क्या होगा, पेशेंट को वहाँ पे जो कंजेशन है, ड्राइनेस है, इरिटेशन है या फिर जो भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो पेशेंट की ओवरऑल जो ब्रीदिंग होगी वो भी वहाँ पे भी कंफर्टेबल यहाँ पे रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, वहाँ पे पेशेंट का जो कंफर्ट फील होगा और वहाँ पे लंग्स के फंक्शन भी कह सकते हैं थोड़े बहुत वहाँ पे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वो वहाँ पे इरिटेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म थी, इम्प्रूव सब्जेक्टिव रेस्पिरेटरी कंफर्ट। तो वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे कंफर्टेबली रिलीफ मिलेगा। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंस क्लिनिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो जो स्टीम इनहेलेशन है उसको अगर देखा जाए तो कुछ लोग क्या मानते हैं इसको कि जो स्टीम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा वो वहाँ पे जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको सीधे किल कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। स्टीम इनहेलेशन क्या करता है, उसको सबसे पहले क्या करेगा, अ कॉमन मिसकंसेप्शन इज द सिस्टम डायरेक्टली किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये क्या करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वहाँ पे डिजीज काजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे वायरस हो या बैक्टीरिया हो या फिर जो कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये वहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन का मेनली पर्पज़ क्या रहता है, अगर प्राइमरी मैकेनिज्म उसकी देखी जाए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये क्या करेगा, वहाँ पे जो होगा ये हाई टेम्परेचर जब देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कह सकते हैं रिलेटिवली क्या होंगे, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते हैं कि हाँ उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पे हार्ड देंगे तो क्या होगा, जो हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज होंगे वो डैमेज हो सकते हैं, थर्मल बर्न हो सकता है, ठीक है। तो मेनली क्या रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर रहता है लेकिन इतना नहीं रहता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया को किल कर सके, ठीक है। तो इस कारण से वहाँ पे बैक्टीरिया किल नहीं होती है। मेनली ये क्या करेगा, वहाँ पे सिम्प्टोमेटिक इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेजर बेनिफिट्स अगर देखा जाए इसका क्या होता है, इन ह्यूमिडिफिकेशन एंड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ। तो मैंने बताया मेजर बेनिफिट अगर स्टीम इनहेलेशन का है तो क्या है, वो मेनली ह्यूमिडिफिकेशन होता है। जो वार्म मॉइस्ट वेपर होगा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोसा को हाइड्रेट करेगा, जिससे वहाँ पे ड्राइनेस रिड्यूस होगी, थिक म्यूकस सॉफ्ट होगा और वहाँ पे म्यूकोसिलरी क्लियरेंस आसान होगा, ठीक है। और वहाँ पे उसको क्लियर आउट करने में आसानी होगी, जिसके कारण वहाँ पे कंजेशन या इरिटेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है। तो टेम्परेरली सिम्टोमेटिक
रिलीफ मिलता है वहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी सपोर्टिव थेरेपी इसको हम सपोर्टिव थेरेपी को रूप में हम इसको मान सकते हैं, ना कि वहाँ पे कम्प्लीटली ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, देयरफॉर स्टीम इनहेलेशन डज नॉट इक्वल टू माइक्रोबियल ट्रीटमेंट। तो इसी कारण से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा इसमें एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट क्लिनिकली इंडिकेटेड है। ठीक है, तो स्टीम इनहेलेशन को हम उस ट्रीटमेंट के साथ सपोर्टिव मेजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्टीम इनहेलेशन होगा ये ह्यूमिडिफिकेशन काज करेगा, म्यूकस को सॉफ्ट करेगा, सिम्प्टोमेटिक वहाँ पे कंफर्ट फील कराएगा, रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अप्रोप्रिएट वहाँ पे एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट हमकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, स्पेसिफिक इन्फेक्शन अगर काज है तो उसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसको सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डिजीज़ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती। ठीक है, तो कह सकते हैं स्टीम इनहेलेशन को केवल एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को स्लाइटली इनहिबिट तो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, कंप्लीट वहाँ पे जो माइक्रोबियल एक्शन है उसको कह सकते हैं प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था वहाँ पे स्टीम इनहेलेशन का कंप्लीट ट्रीटमेंट। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट थेरेपी के हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स के बारे में। ठीक है, आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आपने BNYS, BPT या फिर BMS, BHMS कर रखा है और वहाँ पे आप लीगल वे में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट कोर्स है CCH, सर्टिफिकेट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, इसको करने के बाद आप मेडिकल ट्रीटमेंट आप वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसके लीगल वे में, और वहाँ पे एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के आपको हम एक लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है CCH। ठीक है, तो ये CCH कोर्स आप कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स होता है और इसकी कंप्लीट फीस 25,000 है। तो अगर आप इस कोर्स के करने के बारे में करना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। ओके क्लास, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।